यूनिट है फिज़िक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? वो सारे फिनोमेना जहाँ पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट पर हो। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो जो जो फिनोमेनाज होते हैं उन फिनोमेनाज को हम इलेक्ट्रोस्टेट्स में पढ़ते हैं। तो अभी जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ा क्या है तुमने सबसे पहले पढ़ा है चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। फिर चार्ज दूसरे चार्जेस को फोर्स लगाता है। एक जैसे चार्ज हो, लाइक चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल करते हैं, नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, नेगेटिव है तो भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। ये सब पढ़ा है तुमने। फोर्स को कूलाम फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। फिर फील्ड पढ़ी है, गॉस लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ के तरीके से फील्ड निकालना है। ये सारे टॉपिक हो गए। जो रिसोर्स है, जो वीडियोस बन गई हैं उसकी, वो सब देख लेना। कुछ कम लगे उसमें कि कोई चीज़ तुम उसमें से पढ़ के नहीं हुई, अभी उसमें कवर नहीं हो रही, तो वो बता देना, उसको बना देंगे या उसको मैं पढ़ा दूँगा तुम्हें, ठीक है। जितना वहाँ से मिल जाए उसको कर लो, ठीक है। एक से लेके लास्ट तक देख लेना, 3-4 होंगी। और जो नहीं उसमें कवर हुआ वो मुझे बता देना, उसको मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा ऐसे ही। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टेट में दूसरा जो चैप्टर है ये वाला, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर जो चार्जेस अगर कहीं पर रखे हो तो वो अपने साथ कोई एनर्जी भी उनके साथ स्टोर होती है क्या। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले समझना पड़ेगा तुमको। पोटेंशियल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक को छोड़ो, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ थोड़ा समय पोटेंशियल का मतलब समझने में बीत जाता है, ठीक है। तो पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें पोटेंशियल का मतलब पता है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पहले कभी सुना है कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो पोटेंशियल का मतलब जानते हो क्या है? 10वीं क्लास में अगर तुम हिंदी मीडियम में होगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। नहीं होंगे तो याद ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा कभी। पोटेंशियल शब्द का मतलब क्या होता है, मीनिंग की किसे किसे बोलते हैं पोटेंशियल? 2-3 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, वो सुना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से उनको सुनना, ठीक है। एक ये टंकी है और इसके बगल में एक और टंकी है, पानी की टंकी। चलो, ये दोनों टंकियाँ जो है ना, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, वॉल्यूम में, शेप में, हर हिसाब से। एक टंकी में यहाँ पानी है और एक टंकी में यहाँ पर पानी नहीं है, खाली है। और यहाँ पर एक पाइप है और यहाँ मैंने एक वेल्व लगा रखा है खोलने बंद करने के लिए। ये टंकी इस वाली टंकी से जुड़ी हुई है ना। मनीष ने बहुत बड़ी बड़ी टंकियाँ देखी है, एक दिन मुझे दिखाई दी एक टंकी, इसमें इतनी बड़ी टंकी थी वो, हमें पूरी दिखी नहीं वो। तो ऐसी 2 टंकियाँ हैं। अब इसमें पानी है, जैसे ही मैं इस वॉल्व को ऑन करूँगा ये पानी इसमें जाएगा क्या? हाँ या ना? जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना, पानी इसमें जाएगा। जाता रहेगा क्या? सारा पानी चला जाएगा इसमें से, सारा पानी इसमें चला जाएगा? तब तक जाएगा जब तक इन दोनों में बराबर बराबर नहीं हो जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, बढ़िया। ऑब्ज़र्वेशन ये है, पानी जहाँ ज़्यादा था वहाँ से कम की तरफ चला गया, ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल देखो, ये एग्ज़ाम्पल अभी सड़कों पे दिखता नहीं है, पहले दिखता था। बस वाला, है ना, बस वाला जो 10वीं में है उसमें एग्ज़ाम्पल सुने होंगे, विभवांतर, वो मतलब वोल्टेज पोटेंशियल, उसको भी एक्सप्लेन किया है मैंने पहले ना। अभी तो 1 साल 2 साल से कोई भीड़ भाड़ है नहीं, लेकिन पहले बसें जो चलती थी उसमें ना बहुत भीड़ होती थी। देखी होगी तुमने बसें, दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आते यहाँ ना, ठीक। तो इस वाले प्लैनेट पे सड़कों पे ना बसें चलती हुई मिलती थी। 1 साल पहले वो बस एक तरफ झुकी होती थी, देखिए बस वो जिस तरफ से आप चढ़ते हो ना, दरवाज़ा होता है उस तरफ वो झुकी होती है बस। तो वैसी वाली बस की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी बस सुल्तानपुरी में बहुत सारी चलती थी, ठीक है। इमेजिन करो, वो देखा तुमने वो जो तिराया है जहाँ पर
ना लेके ले जाता है, मंदिर है जहाँ पर, क्या जलेबी चौक है ना तो जलेबी चौक जो है वहाँ पर क्या है कि ऐसे एक रोड अंदर जा रही है और ये मेन रोड है और यहाँ एक मंदिर है कोने पे, है ना। देखा है सबने, लोकल लोग हो तुम यहाँ के, देखा ही होगा तुमने। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पर ना ये फुटपाथ नहीं है, फिर यहाँ से वापस से फुटपाथ है और ये ऐसे है। अब सपोज़ करो कि एक, पहले ऐसे ही होता था, एक भरी हुई बस है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, वैसे ही टिपिकल बस है, झुकी हुई वाली बस, ठीक है, कोई भी बस है ये, सब बसों के रूट नंबर भी होते हैं, पता है तुम्हें ना। कोई बस है, बताइए यार कौन सी, 954 समझ ले, ठीक है, अम्बेडकर स्टेडियम जाती है। अच्छा, तो ये बस ऐसे बहुत भरी हुई बस, एकदम फुल बस यहाँ से जा रही है, सुबह सुबह 9 बजे का टाइम है, ये बस जा रही है, ठीक है, लोग जा रहे हैं इसमें बैठ के। अब काफ़ी लोग खड़े हैं, वो इस बस को भरा हुआ जब देखते हैं तो ये सोचते हैं अरे कौन बैठेगा इसमें, गर्मी है, सपोज़ ऐसी गर्मी, अभी तो ठीक है लेकिन कल परसों जैसी थी कि वैसी गर्मी है, तो सोचेगा ना आदमी यार इतनी भरी हुई बस नहीं होती तो ठीक रहता। तो इन्होंने क्या देखा, जो यहाँ लोग खड़े हैं और जो बस में जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं, यहाँ से एक बस आते हुए देखते हैं, ये भी 954 है, ठीक है, लेकिन वो खाली है क्योंकि वो आ रही है। आमतौर पे उस सुबह सुबह वहाँ से कोई आता नहीं है, वहाँ लोग सुबह सुबह लोग काम करने जाते हैं। अब ये जो बस है ये यहाँ आती है, लोग इस बस को देखते हैं लेकिन इस बस को देख के खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये खाली तो है लेकिन ये जा तो ना रही है, तो आ रही है, अभी तो ये कहाँ जाएगी, वो बस डिपो तक जाएगी, वहाँ भरेगी, फिर आएगी। तो ये लोग यहाँ जो खड़े हैं और जो बस में बैठे हैं भीड़ में, वो लोग इस खाली बस को देख के ज़्यादा खुश नहीं होते। लेकिन क्या होता है, इस बस वाले को जल्दी है, तो बस वाला यहाँ आता है, ऐसे मोड़ता है और यहीं आके खड़ी कर लेता है, वापस जाने के लिए तैयार। सपोज़ उसको जल्दी है, उसको ड्यूटी ख़त्म करके जाना है, कुछ ऐसा उस दिन हो गया है। जैसे ये खाली बस, तो यहाँ खाली बस, वहाँ भरी बस, ऊपर से कुछ लोग इधर उधर भी हैं। अब क्या होगा, क्या होगा, कुछ बता सकते हो? खाली बस को देख के उस भरी हुई बस के लोग, क्या होगा, क्या लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे खाली बस की तरफ, है ना। सारे चले जाएंगे, जब देखेंगे ना अरे यहाँ वहाँ भी इतनी भीड़ होगी तब कोई नहीं जाएगा। तो भाई इस टंकी वाले एग्जाम्पल और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? नहीं दिख रही। यहाँ टंकी भरी हुई थी, वो टंकी खाली थी, और जैसे हमने जगह दी जाने की, सारे चले गए क्या? सारा पानी चला गया था? नहीं, जब तक बराबर बराबर नहीं हो गया। कुछ कुछ ऐसा यहाँ भी हुआ है ना, एक एक आदमी को कान में जाके थोड़ा ना बोलना पड़ा देख खाली बस है चला जा, जो ज़्यादा तकलीफ़ में था वो भागा होगा। समझ में आ रही बात? तो तुमको ना बहुत जगह पर कोई चीज़, कोई क्वांटिटी इस वजह से चलती हुई मिलेगी कि वो एक जगह ज़्यादा है और दूसरी जगह कम, ठीक है। गैस भी ऐसे ही मूव करती है। अगर गैस की अमाउंट एक जगह ज़्यादा हो, जैसे मान लो धूपबत्ती जलाओ तो वो धुआं ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि ऊपर धुआं नहीं है, नीचे बहुत सारा है, ठीक है। तो नेचुरल टेंडेंसी है पार्टिकल्स की, जब वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और जहाँ वो कम अमाउंट में है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। गैसेस में जब यही होता है तो इसको हम डिफ्यूज़न बोल देते हैं, ठीक है। तुम अगर गौर से अपने आसपास देखो तो तुम्हें ना ये प्रॉपर्टी सब जगह दिखाई देगी। मैं तो लोगों की भीड़ में भी दिखाई देगी कि जहाँ भीड़ कम है लोग वहाँ उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जब उतनी भीड़ होने लग जाएगी तो वहाँ भी लोग बराबर जाएंगे, फिर कुछ खास प्रेफरेंस नहीं देंगे उस जगह को। समझ में कुछ बात आई? ऐसी हर जगह जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ पर हम बोलते हैं एक पोटेंशियल है, ठीक है। क्या है पोटेंशियल? शब्द का मीनिंग कुछ भी होता हो डिक्शनरी में, तुम्हारे लिए पोटेंशियल का मतलब है डिफरेंस। क्या है? जब कोई बोले कि यहाँ एक पोटेंशियल है तो तुम्हें मान के चलना है कि ये पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। बोलते बोलते समझ में आएगा, थोड़े से ज़रा टेक्निकल आएगा तो समझ में आएगा थोड़ा सा।
तो जब भी पोटेंशियल की बात हो तो तुम्हें इतना मानना है कि डिफरेंस है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है ना वो एक अलग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियल जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जब यहाँ पर पानी का डिफरेंस था तो मेरे जब यहाँ टंकी भरी थी और ये वॉल्व बंद था और मैंने बोला जैसे ही मैं वॉल्व खोलूँगा पानी इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तुमने बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसमें कुछ दिखा जिसकी वजह से तुम बोल रहे हो कि ये पानी जाएगा। क्या दिखा? डिफरेंस दिखा। एक जगह पानी ज़्यादा है, एक जगह पानी कम। तो तुम्हें लगा कि हाँ वेल्व खोलते ही पानी इधर से इधर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल। यहाँ किस चीज़ का डिफरेंस था? वाटर का, ठीक है। यहाँ वाटर ज़्यादा ऊपर था, यहाँ वाटर था ही नहीं। और वाटर जितना यहाँ पर जब ऊपर था तो वाटर यहाँ पर कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करता होगा। फॉर्मूला पता है ना, रो एच जी। रो डेंसिटी ऑफ वाटर, एच ये हाइट है, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला है प्रेशर का, फ्लूइड मैकेनिक्स में 11वीं क्लास में आता है। अच्छा, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ था ही नहीं, तो यहाँ प्रेशर का डिफरेंस था। यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ कम था। तो पानी कहाँ से कहाँ गया? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला गया। यहाँ पर किस चीज़ का डिफरेंस था? बस वाले केस में लोगों की संख्या का डिफरेंस था, पॉपुलेशन डिफरेंस था, ठीक है। एक जगह लोग बहुत ज़्यादा थे, एक जगह लोग बहुत कम थे, ठीक है। जैसे ही वाल्व ऑन किया, मतलब कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि पॉसिबल हो कि वो लोग इधर से इधर आ जाएं, तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। कब तक? जब तक अंतर लगभग ख़त्म ना हो जाए। समझ में आ रही है? तो पार्टिकल्स मूव करते हैं ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ। कब तक? जब तक डिफरेंस नल्लीफाई ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। समझ में आ रही है बात ये? हाँ, हमको अब यही कॉन्सेप्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तब हम ये बोलेंगे कि चार्ज कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं। ये तो पोटेंशियल का मतलब हो गया कि भाई जब कोई तुम्हें बोले पोटेंशियल तो उसका मतलब क्या समझना है? ज़रूर किसी न किसी चीज़ का डिफरेंस होगा। तुमको कई बार लोग एक दूसरे को भी बोलते हैं, है ना। टीचर हो सकता है बच्चे को बोलते हैं इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत है। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका क्या मतलब समझते हो? टेक्निकली क्या मतलब समझते हो इसका? पोटेंशियल फिजिक्स ऐसी इस वाले पोटेंशियल से रिलेट करो तो देखो, यहाँ जब प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ प्रेशर नहीं था, तो वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ गया? ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ, है ना। तो इस पानी को इधर जाने में क्या क्या काइनेमैटिक्स लगी है और क्या मैकेनिक्स लगी है, ठीक है। 11th क्लास में 2 चैप्टर काइनेमैटिक्स के है ना। मोशन है क्या? मोशन को पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। फिर लॉ ऑफ मोशन, मोशन आने का रीज़न क्या है? फोर्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स फोर्स। अगर तुम इसको काइनेमैटिक्स और मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और साथ में इसमें लॉ, वो वर्क एनर्जी पावर को भी जोड़ दो। अभी अपन इंट्रो पे हैं इसके, ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन ही हो रहा है इसका। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट जितने 11th में सीखे वो सब अगर तुम इस पर अप्लाई करो तो तुम क्या देखोगे? यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। उस प्रेशर ने उस प्रेशर की वजह से पानी इधर की तरफ गया। पानी गया तो वर्क डन हुआ है, पानी नीचे मूव किया है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, पानी का एक मास नीचे गया है ना। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वो वर्क डन करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी कहाँ से आई? भाई वो एनर्जी कहाँ से आई? इस वर्क को करने के लिए ये पानी इस लेवल से इस लेवल पे जब आया है, कोई डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, तो कुछ वर्क किया होगा ना इसने, एक वेट नीचे मूव किया। तो तुम्हें अब 2 बातें सोचनी है कि वर्क तो हुआ है, इस वर्क के लिए एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क डन। तो अगर वर्क हुआ है तो ज़रूर कहीं ना कहीं ने किसी ना किसी ने तो एनर्जी दी होगी। तो कहाँ से इसके पास वो एनर्जी आई? कौन लेके आया इस पानी को नीचे? अगर मैं ये सेम एक्सपेरिमेंट स्पेस में करूँ, 2 टंकियाँ लूँ,
एक टंकी में पानी ज़्यादा हो, एक टंकी खाली हो, और उनको स्पेस में ले जाऊं, आसपास कोई मासिव बॉडी ना हो, तो क्या मैं वॉल्व ऑन करूँगा तो पानी इधर से इधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, वहाँ जी है ही नहीं। कोई पानी है, प्रेशर नहीं बना सकता, वो प्रेशर नहीं बना सकता तो नीचे नहीं जा सकता। नीचे पानी नीचे क्यों गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने एनर्जी प्रोवाइड की। फोर्स के क्या कंपोनेंट है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो कहीं से आया होगा वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से नीचे गई। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मैं ऐसे बोलूँगा कि पानी का यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम है। तो पानी हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। पानी झरने से नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। कोई भी चीज़ नीचे ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि ऊपर जो है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये हाइट जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर। ठीक है, तो वन स्टेबल रहने के लिए जितना हो सके ग्राउंड के पास रहना चाहती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आप सोचो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पे अब यही पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। सपोज करो यहाँ एक चार्ज है, ठीक है, मैंने अभी जितना भी बोला है पोटेंशियल के बारे में, ये सारी पोटेंशियल के बारे में कोई मैथमेटिकल बात नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल होता क्या है उसकी एक जनरल बात है। तुम थोड़ा थोड़ा खुद से भी समझोगे पढ़ोगे जब। ठीक है, कोई कोई वर्ड तुम्हारे सिलेबस में ऐसा है जिसका ना मतलब, सच बता रहा हूँ, तुम्हें लगे भले ही समझ में आ गया, लेकिन कई चीज़ों का मतलब धीरे समझ में आएगा और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। उन चीज़ों में से पोटेंशियल एक चीज़ है। मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ पोटेंशियल की बात करने में? एकदम शुरू में जब पढ़ाया, बिल्कुल पहले दूसरे साल, तो जो बिल्कुल जेन्युइन किस्म के बच्चे थे, मतलब सही से जो पढ़ते थे, वो मेरे से पूछता है, सब कुछ पता है मुझे पोटेंशियल के बारे में, सब कुछ निकाल लेता हूँ, सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, लेकिन क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल कि वो होता क्या है। तो सारे फार्मूले पता थे, डेफिनेशन पता थी, सब कुछ पता थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये चीज़ किसको बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। टेक्निकल बात करूँगा तो फिर मैं सब जोड़ूंगा भी उसके साथ। सपोज़ करो यहाँ एक चार्ज है, ध्यान से समझना, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ई फोर्स बाय क्यू नॉट। अब ये जो चार्ज रखा है, मैं यहाँ पर एक चार्ज लेता हूँ, इस चार्ज का नाम है चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, और बाय डेफिनेशन ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। जब भी क्यू नॉट लिखो टेस्ट चार्ज है, तो उसका सिंबल है। अच्छा, तो ये जो चार्ज, इस वाले चार्ज को बोलते हैं अपन सोर्स चार्ज। ठीक है, उसको टेस्ट चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो चार्ज है, इस वाले चार्ज को एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, इधर रिपेल करेगा। इन दोनों चार्जेस के बीच में ये डिस्टेंस है, तो ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो फोर्स जो इसने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, ये वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वो फोर्स है जो इस चार्ज को धक्का दे रहा है। ये चार्ज अपने से दूर धक्का दे रहा है इस फोर्स से। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ को बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो फोर्स चार्ज ने एक्सपीरियंस किया अपॉन में वो चार्ज जिसने फोर्स एक्सपीरियंस किया है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय यही वाला चार्ज कर दूंगा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज आएगा ना। नहीं समझ में आया? ये फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया?
क्यू नॉट ने, ठीक है। उस फोर्स को मैंने क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया। क्यू नॉट कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन क्यू नॉट से भाग कर दिया, तो एक यूनिट ने कितना एक्सपीरियंस किया, यही तो आएगा। नहीं समझ में आया? दोबारा से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज़ करो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, देखो ऐसे तो डेफिनेशन के हिसाब से यूनिट ही है, लेकिन एक समझने के लिए मान लो ये 10 कूलाम का चार्ज है, ठीक है। तो 10 कूलाम के चार्ज ने मान लो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वो 100 न्यूटन का है, ठीक है। या सपोज़ करो कि भाई 50 न्यूटन का है, तो 50 न्यूटन को मैंने जिस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करा है उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दूंगा, तो क्या आया 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन चार्ज किसने एक्सपीरियंस किया, 1 कूलाम ने, ठीक है। तो पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज जो एक्सपीरियंस करे फोर्स, उसको ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ताकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ और ना समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रीटमेंट फोर्स की तरह ही किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स जैसा ही समझा जाएगा, क्योंकि वो फोर्स ही तो है एक यूनिट चार्ज के लिए। बस समझ में आ रही है? फोर्स किसको बोलेंगे, फोर्स कितने भी चार्ज के लिए हो सकता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब ये जो फोर्स है इस चार्ज को इधर रिपेल करता है। अब सपोज करो कि मैं इस चार्ज को अगर मैं यहाँ मैंने पकड़ रखा है और इसको ये फोर्स लग रहा है, तो मुझे ये चार्ज हाथ के ऊपर, मैंने इस चार्ज को पकड़ रखा है तो मुझे महसूस होगा मेरा हाथ पीछे जा रहा है, रिपल्शन एक्सपीरियंस करूँगा ना मैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। अगर मैं ये नहीं चाहता कि इस चार्ज को ये चार्ज पीछे जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस चार्ज को यहाँ पर पकड़े रहूँगा, ये फोर्स पीछे धक्का दे रहा है, मैं चाहता हूँ ये ना जाए पीछे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूँगा, कितना अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल उतना अप्लाई करना पड़ेगा जितना ये अप्लाई कर रहा है, तभी ये रेस्ट पर रहेगा, तभी इस पर नेट फोर्स 0 होगा। और जब इस पर नेट फोर्स 0 होगा तो F = m में होता है। जब फोर्सेस 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, F/m होती है ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, 0। चार्ज अपना स्टेट बदलेगा ही नहीं, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। हर बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। स्टेट दुनिया में 2 होती हैं, रेस्ट और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 हो गया। अच्छा, तो अगर मेरे को जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, अगर मैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, तो मैं उस टेस्ट चार्ज को उसी पॉइंट पर रोके रखूँगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं ये फोर्स ना लगाऊं, या ऐसे सोचो कि मैंने अगर ये चार्ज है इसको पकड़ रखा है, पीछे नहीं जाने दे रहा, मतलब इक्वल फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो ये चार्ज रेस्ट पर है। लेकिन अगर मैंने अचानक इसको ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा, तो ये टेस्ट चार्ज भागेगा उस तरफ विथ सम वेलोसिटी v, विथ सम काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। m इस चार्ज पार्टिकल का मास होगा, v वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये बात यार बहुत, अब ध्यान से एक बात समझो कि ये जो पार्टिकल था इसको मैंने यहाँ पकड़ रखा था, तो ये रेस्ट पर था, छोड़ते ही भाग गया किसी काइनेटिक एनर्जी k के साथ ½ mv²। m उसका मास है, कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल का मास होगा, क्योंकि चार्ज आता कहाँ से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, उनका मास होता है। तो कुछ मास भी होगा पार्टिकल का, और क्योंकि वो भागा है तो कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रही बात? अचानक इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई, मैंने तो यहाँ पकड़ रखा था, इसको छोड़ते ही भाग गया विथ सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। कोई ना कोई एंटिटी होनी चाहिए जिसने काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड की हो। समझ में आ रही बात? कहाँ से आ रही है वो एनर्जी, कौन सी चीज़ है जो इसको ये काइनेटिक एनर्जी देने का कारण बनी, वहीं से आ रही है एनर्जी। समझ में आ रही बात?
तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि एक अगर सोर्स चार्ज रखा है उसके आसपास एनर्जी का एक सोर्स भी हो जाता है वो। अगर वहाँ तुम एक पॉजिटिव चार्ज रखो और अगर उसको तुम इनफ फोर्स लगा के ना रखो अपोजिट डायरेक्शन में तो वो भागेगा विथ सम एनर्जी। समझ में आ रही बात? ओके। तो ये यहाँ से काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है। अब इसके बाद एनर्जी कहाँ से आई वो हमको समझना पड़ेगा और वो एनर्जी को ज़रा ट्रेस करना पड़ेगा कि उससे भी पहले वो कहाँ से आई। समझ में आ रहा है? यहाँ तक थोड़ा सा डीप डिस्कशन हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन ये समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें थोड़ा सा अभी। तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है अगर इसको छोड़ दिया जाए तो। और ज़रा एक दो बातें और सोचो। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग रहा है, मेरे को रोके रखने के लिए इसको इतना ही फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया, ठीक है। तुम ये सोच सकते हो कि क्या होगा अगर मैं FA को F से ज़्यादा लगा दूँ। ये फोर्स अगर 5 न्यूटन का है तो मैं 6 न्यूटन फोर्स लगा दूँ तो 1 न्यूटन का नेट फोर्स बचेगा ना। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। तो ये चार्ज कहाँ मूव करने लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? क्या मूव करता जाएगा? क्या मूव करता जाएगा? सोच के देखो, दोबारा सुनो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है, मैंने इसको 6 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया तो इस पर 1 न्यूटन का फोर्स नेट हो गया। अगर इसके पास 1 न्यूटन का फोर्स है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये एक्सेलरेट करेगा, है ना। फोर्स अगर है, मास कुछ है तो एक्सेलरेशन कुछ होगी, मूव करेगा ये। क्या ये मूव करता जाएगा? क्या ये मूव करता जाएगा? क्यों रुकेगा क्या? सोर्स चार्ज भी है, हाँ सोर्स चार्ज भी है, रिपेल तो कर ही रहा है ना वो। ये फोर्स तो है 5 न्यूटन का, हाँ ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन सोचना भी काफ़ी दूर है इसको। ये बहुत भारी चार्ज है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं इसके फोर्स की वजह से, ऐसा सोच के चल। अभी बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, आएंगे उस पर भी, कि ये जो चार्ज है अगर मैं इसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा है उससे ज़्यादा फोर्स अगर लगा दूँ तो चार्ज मूव करेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये चार्ज मूव करते जाएगा या रुक जाएगा थोड़ी दूर जाके? अगर मैं इस पर 6 ही न्यूटन का फोर्स लगाऊँ तो क्या थोड़ी दूर जाके ये रुक जाएगा या ये चलता जाएगा? अच्छा देखो, मैंने कितना फोर्स लगाया इस चार्ज पे? 6 न्यूटन। अपोज कौन फोर्स कर रहा था मुझे? 5 न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन का नेट फोर्स ज़्यादा है, उससे चार्ज मूव किया। लेकिन एक बात सोचो कि ये वाला जो फोर्स है ये फंक्शन ऑफ आर है। आर अगर कम हो जाए तो ये फोर्स बढ़ जाता है। तो तुम इस पॉइंट से थोड़ा दूर किसी पॉइंट पर आओगे तो आर, इतनी वैल्यू आर की हो जाएगी कि आर इतना कम हो जाएगा कि ये फोर्स की वैल्यू जैसे ही हो जाएगी 6 न्यूटन। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे आर कम होगा तो ये वाला फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा बढ़ते जैसे 6 न्यूटन पहुंचेगा, मैं 6 न्यूटन लगा रहा हूँ, उस पॉइंट पर जाके फिर से थोड़ी देर बाद नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रही बात? ये मीनिंग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जैसे जैसे तुम उसके आगे बढ़ते जाओगे थोड़ी दूर बाद फिर से एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ डिस्टेंस कम हो चुकी है इतनी कि फोर्स फिर से इतना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कि तुम्हारे फोर्स को वो कैंसल आउट कर दे, और चार्ज पे नेट फोर्स फिर से उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? जाके जब तुम NCERT पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, जाके पढ़ना ज़रूर। ये 2nd पेज पर आओगे तो वो कहता है, 2nd पेज पर शुरू की लाइनों में मिलेगा तुम्हें कि हम इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद बोलता है विदाउट एक्सेलरेशन। ये टेस्ट चार्ज जो है इस सोर्स चार्ज की तरफ लेके जा रहे हैं हम। क्यों लेके जा रहे हैं छोड़ो अभी उस बात को, लेकिन लेके जा रहे हैं। तो ये नेट फोर्स जो है ये विदाउट एक्सेलरेशन जाता है। जब तुम टेस्ट चार्ज को एक सोर्स चार्ज की तरफ लेके जाओगे तो इस चार्ज को हम विदाउट एक्सेलरेशन लेके जा रहे हैं। देखो बिना एक्सेलरेशन के लेके जा रहे हैं, ये चॉइस है। आप एक्सेलरेट कराते हुए भी ले जा सकते हो
किताब में ना, क्योंकि ना ये बात समझाई नहीं है कहीं पर भी कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन बुक में ऐसे लिखेगा कि टेस्ट चार्ज जो है उसको हम विदाउट एक्सेलरेशन सोर्स चार्ज की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो तुम्हें इसमें गड़बड़, इस वाली जो बात लिखी है किताब में, इस लाइन, ये लाइन तुम्हें सोचोगे ना तो गलत लगेगी। थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर इस लाइन पे, इसमें जो लिखा है वो गलत लगेगी तुम्हें बात। वो क्यों गलत लगेगी पहले वो समझना है, और फिर वो गलत क्यों नहीं है वो भी समझना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन को ज़ीरो रखते हुए। थोड़ा ध्यान दोगे तो सोचोगे यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो रखेगा और इस चार्ज को इस पॉइंट से उठा के आगे लेके जाएगा। उठा के मतलब चला के, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर मुझे इस चार्ज को इधर मूव कराना है तो मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना है, तब चार्ज चलना शुरू करेगा। क्योंकि जब मैं इक्वल फोर्स लगाऊंगा तब तो चार्ज पे क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। जब मैं थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो चार्ज चलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा तो आगे जाएगा। और बुक की लाइन ये कहती है कि हम इस चार्ज को आगे ले जा रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं। भाई अगर नेट फोर्स उस पर है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि अगर फोर्स है, चार्ज का मास है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो थोड़ा ना हो सकता है। नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ गलत है फिर? नहीं, वो सही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई बात यहाँ पर जो है वो किताब वाला ऐसी बात क्यों बोल रहा है, किताब में ऐसा क्यों लिखा है कि चार्ज को हम यूनिफॉर्मली लेके जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन से लेके जा रहे हैं, मींस बिना एक्सेलरेशन के लेके जा रहे हैं। कारण समझा चुका हूँ मैं, अब मैं इसको रिलेट कर देता हूँ इसमें। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर इसको 5 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो तुमने इसको चलाना है आगे, तुमने इसको 5.001 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दिया, लेकिन वो फोर्स आगे जाते ही, थोड़ी दूर जाते ही आर ऐसा आएगा कि फोर्स बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे जैसे आप आगे जाते हो इंक्रीज़ करता जाएगा ना, तो आप जिस पॉइंट पर हो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 5 न्यूटन है, आपने 5 से ज़रा से ज़्यादा लगाया, उसने चार्ज को थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा मूव करते ही एक ऐसा पॉइंट आएगा, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हो जाएगा कि नेट, फिर तुमने हल्का सा बढ़ाया। तुम्हें इतना ही फोर्स लगाना है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहे वो बॉडी, और हर पॉइंट पे नेट फोर्स क्या रहेगा, ज़ीरो। क्योंकि भले एक इन मोमेंटली एक थोड़ी देर के लिए एक पे थोड़ा सा फोर्स तुम्हें लगे कि है, लेकिन अगले ही पॉइंट पर वो क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो इस बुक में ये जो लाइन मिलती है कि भाई चार्ज को हम यूनिफॉर्मली सोर्स चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली सेंस समझना कि उसका मतलब है कि आप बहुत थोड़ा सा नेट फोर्स ज़्यादा लगाते हो, ठीक है, वो नेक्स्ट पॉइंट पर ही थोड़ी ही आगे जाने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाता है, और यूनिफॉर्म स्पीड रखते हुए आपको ये करते रहना होता है। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो मतलब हर पॉइंट पर आप सेम फोर्स बढ़ाते हो, फिर से आप 0.01 बढ़ा दोगे, फिर से आप 0.01 बढ़ा दोगे, ऐसे स्लो स्पीड से एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाओगे। नेट फोर्स क्यों ज़ीरो है हर पॉइंट पर? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट पर आते ही वो ज़ीरो हो जाएगा। 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो थोड़ी आगे जाते ही आपने जितना फोर्स ज़्यादा लगाया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर पॉइंट पर नेट फोर्स ज़ीरो है, और नेट फोर्स ज़ीरो है तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो है। समझ में आ रही बात? एक स्पीड से ये चार्ज इधर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर ऐसे सोचोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है कि क्यों नेट फोर्स ज़ीरो लेता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आगे जाओगे ज़ीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म बात। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे को इस टेस्ट चार्ज को आगे लेके जाना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर लेके जाना है, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना। ये जो टेस्ट चार्ज है इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ विथ सम डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है।
यही चीज़ यहाँ मान लो यहाँ बनाया मैंने। तो इस टेस्ट चार्ज को मैं थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट x से। अब इस टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर इसको फोर्स लग रहा है तो मुझे इसको आगे ले जाने के लिए मुझे भी इसको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अप्लाइड फोर्स अभी ऊपर बनाया मैंने। तो जब मैं इसको ये फोर्स लगाऊंगा F A इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन। और क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क डन। समझ में आई बात? क्या लिखा है इस इक्वेशन? टेस्ट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस आगे मूव करने के लिए मुझे जो वर्क डन किया मैंने, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कब लगाना पड़ता है, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, ये फिर से बोलता हूँ, फोर्स लगाने की ज़रूरत कब महसूस होती है, तुम्हें फोर्स कब लगाना पड़ेगा? नहीं यार, दोबारा से एग्जांपल बोलता हूँ मैं, ठीक है। मान लो तुम घर पे जाके अपनी मम्मी से बोलते हो मम्मी 500 रुपये देना, ऐसे जाके कैसे अचानक बोल दिया तुमने, ठीक है। तो आम तौर पे यही तो होता है, मम्मी 500 रुपये निकालेगी दे देगी तुम्हें, ऐसी तो होगा, ऐसा किसी के यहाँ नहीं होता है ना। तो फिर एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा, है ना, क्यों चाहिए, बिना मतलब किस लिए, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। फिर पैसे वैसे लेके आओगे तो दोस्त को यही बोलोगे यार बड़ा फोर्स किया मैंने तब जाके 500 रुपये मिले। समझ में आ रही बात? फोर्स वहाँ पर किस सेंस में यूज़ करते हैं, बोलते हैं ना लोग फोर्स करना पड़ा मुझे मेरी मम्मी को 500 रुपये लेने के लिए। समझ में आ रही बात? लेकिन अब सोचो कि तुम्हारी मम्मी ऐसी होती कि तुम जाते बोलते 500 रुपये देना और मम्मी बोलती ये ले, बिज़ी है इतनी कि तुमसे बात ही नहीं करनी है, ले 500 रुपये और जा। तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ता क्या? फोर्स कब लगाना पड़ता है? जब दूसरा आदमी भी फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाना ही तब पड़ता है जब दूसरा कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रही है बात? इस चार्ज को इधर से इधर ले जाने के लिए फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इधर धक्का दे रहा है, मुझे अगर इसको इधर लेके जाना है तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? अच्छा, फोर्स की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब एक अपोजिंग फोर्स हो, तो ये वो अपोजिंग फोर्स था। और मैंने ये बोला कि FA मैंने कितना लगाया है, उतना ही लगाने की कोशिश की है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ज़रा सा ज़्यादा, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ FR से, ठीक है, dx। ये जो FA है ये E है, E इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो FE है ये बराबर है FA के, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ज़रा सा ज़्यादा है वो क्योंकि, लेकिन वो नेक्स्ट पॉइंट पर ही कैंसिल आउट हो जाना है, बहुत थोड़ा सा थियोरेटिकल ज़्यादा। ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब असली में नहीं करके देखते, ये सब बस टूल्स हैं मैथ्स के जो डराइव करने के काम आ रहे हैं। थोड़ा छोटा मानना है, क्यों मानना है? ताकि हम डिफरेंशिएशन कर सके, कैलकुलस लगा सके, बस इसीलिए। चलो, तो ये DW हो गया। अब मुझे तो निकालना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब कहाँ से कहाँ तक? टोटल वर्क डन मैं पीछे से आ रहा हूँ, बहुत पीछे से। कितना पीछे से आ रहा हूँ? कितना पीछे से आ सकता हूँ मैं? बहुत पीछे से आ रहा हूँ मैं आगे तक, ठीक है। पीछे से भागते भागते मैं किसी पॉइंट P पे आ रहा हूँ मैं चार्ज के पास। कितना पीछे से आ सकता हूँ? कहाँ से आ सकता हूँ? अरे कितना पीछे से आ सकता हूँ चार्ज को लेके? इन्फिनिटी से। पहले वहाँ जाऊँगा कैसे? ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी से आ सकते हैं थियोरेटिकली, कि कोई आदमी टेस्ट चार्ज को लेते लेते इन्फिनिटी से आ रहा है। तो फ्रॉम इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से आगे तक। तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा होगा क्या, तो टोटल के लिए निकालना है हमको। तो इसको क्या कर देंगे अपन? इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, ये दोनों फोर्स इक्वल हुई है, नेगेटिव भी लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में। इस एग्ज़ाम्पल को मैं मिटा देता हूँ, टंकियाँ थोड़ा ना बनाने आए हो तुम यहाँ,
तो ये वर्क डन आ गया। अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला खुला था, तो क्या था, ये था K बड़ा Q छोटा Q नॉट अपॉन में R² और ये dx। अब ऐसा है कि ना ये यहाँ dx है, मैंने यहाँ r लिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको ना अपन dr कर देते हैं, अलग अलग ना रहे, r लिख देते हैं इसको dr। अब ये d मतलब डिस्टेंस में r ले रहा हूँ, dx ले रहा हूँ। अब ये r कितना हो सकता है, इस सोर्स चार्ज से आप r डिस्टेंस तो ये रहा, लेकिन ये r कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक। तो r कहाँ से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी तक हो सकता है किसी वैल्यू r से। अब ये मैंने बोला 0 हो सकता है, ये चार्ज को उठा के इसके ऊपर ही रख दो, 0 डिस्टेंस हो गया। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर ऐसे जा सकता है, नहीं जा सकता, ऐसे बिल्कुल चिपक जाए। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एकदम मतलब एक ही पोजीशन पे सेम कुर्सी पे बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, क्या बोलते हो उस प्रिंसिपल को। अगर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन सेम कुर्सी पे बैठा दिए हमने, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा जो नहीं हो सकता, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था, 2 इलेक्ट्रॉन नेवर हैव सेम क्वांटम सेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट कहीं बराबर नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी कोई 2 एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिससे मैटर बना हुआ है, वो उनकी कभी भी पोजीशंस मतलब एनर्जी स्टेट सेम नहीं हो सकती। ठीक है, चार्जेस के लिए पोजीशन नहीं बोल के हम शब्द यूज़ करते हैं एनर्जी स्टेट। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि चार्ज उस पोजीशन पे, हालांकि अभी हम ऐसी बात करेंगे चार्ज इस पोजीशन पे उस पोजीशन पे, अभी नहीं बोलते, लेकिन चार्ज के लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है पोजीशन की जगह एनर्जी स्टेट। ठीक है, चार्ज हमेशा किसी न किसी एनर्जी स्टेट में रहता है। ठीक है, ये दी थी किसने, नील्स बोर ने ना, एनर्जी स्टेट में बोलो। तो आर से लेके किसी इन्फिनिटी तक हमको ये चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट सारे बाहर ले आओ, क्यू नॉट, अंदर सिर्फ बचा 1/r² dr, क्यू नॉट। अब देखो इसको स्क्वायर है तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले आओ तो r-2 हो जाएगा, +1 -2 +1 क्या हो जाएगा, r-1 -1, तो इसको अपन लिख देते हैं 1/-r। तो ये नीचे आ गया, इस माइनस को आगे लिख लिया, इसको लिखेंगे 1 -r इन्फिनिटी। ठीक है, इस नेगेटिव को बाहर ले लो, अंदर ही रहने दो, -इन्फिनिटी -+1/r है ना, माइनस होता है ना, लेकिन माइनस भी है। तकलीफ़ में हो तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ, इसको आगे लिख देता हूँ, ये माइनस कॉमन ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी ठीक है। 1/∞, सब कुछ लो, सब में बांट दो, कितना मिलेगा किसी को, सब कुछ सब में मत बांटो, मतलब एक है इन्फिनिटी में डिवाइड होगा 0, अनंत में बांट दिया ना तो 0, नॉट डिफाइन बोलती है इसको, वैसे नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो -k नॉट -y/r बचा है, बस इतना सा बच गया है ना। इस माइनस को अंदर जाओ, प्लस हो जाएगा ये, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, वर्क डन आ गया Q नॉट बाय r। क्या है ये, क्या है ये वो वर्क डन है
जो हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके ला के यहाँ लाने के लिए, इस पॉइंट पी पे लाने, कोई भी पॉइंट हो सकता है इसके आसपास आर डिस्टेंस पे। जब तुम एक चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक सोर्स चार्ज के पास आर डिस्टेंस तक लेके आओगे तो कितना वर्क तुम्हें करना पड़ेगा, उसका एक्सप्रेशन है ये। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे पेपर में कैसे लिखेंगे इसको? तो कौन सा वर्क डन है? दिस इज द वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट नियर द सोर्स चार्ज एट डिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये वो वर्क डन है जिसको इन्फिनिटी से अपन लेके आए किसी डिस्टेंस आर पर, किसी पॉइंट पर चार्ज को। इस पूरी कहानी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कहीं नहीं आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डिफाइन होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? कभी देखा है? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कभी तुमने देखा है? कभी देखा है ये फॉर्मूला V = W/Q0? तो देखने में भी देखा जैसा नहीं लग रहा है ना, याद ही नहीं कहीं कुछ होता है ऐसा, कुछ बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। नहीं देखा कभी 10th क्लास में ये फॉर्मूला है ना? नहीं है? देखो, अच्छा 10th क्लास में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब पुरानी बातें याद दिलाने की आदत है मेरे को ख़राब लेकिन दुख होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी याद करो कि इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर था ना, जब तुम 10वीं में थे तभी भी आ गया था क्या क्राइसिस? अच्छा, पेपर देते समय आया था। तो जब तुम 10वीं क्लास में थे तो इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर था। अब जो इलेक्ट्रिसिटी था उसमें क्या सबसे पहले पढ़ता, तो भाई दूसरे पेज पर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा देते हैं, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q/T। Q/T के बाद एक फार्मूला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, Q = NE, नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए। तीसरा जो फार्मूला है नेक्स्ट पेज पर इंटेक्स क्वेश्चन के बाद में, वहाँ लिखा है ये वाला फार्मूला कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो ये फार्मूला हम लगाते हैं, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की दे रहा हूँ, इसका मतलब भी समझेंगे, लेकिन पोटेंशियल का ये डेफिनेशन वाला फार्मूला। अब इसके अंदर मैं वर्क डन की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या बचेगा? V क्या आ जाएगा? ये रख दिया तो Q0 कैंसिल हो जाएगा ना, बस K सोर्स चार्ज बाय R, सिर्फ इतना बचेगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा बस। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V। क्या है? पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट होती है। ठीक है, तो V इसका बहुत आमतौर पे सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, बाद में इसका सिंबल कुछ और भी अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल V ही है। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? डिफ़ाइन कैसे होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक यूनिट चार्ज को, देखो सारा वर्क डन मैंने किससे डिवाइड कर दिया? जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा था, जिस चार्ज पे मैं वर्क डन कर रहा था। मैंने कौन से चार्ज पे वर्क डन किया? मैंने इस पे किया है कि इस पे किया है? Q0 पे किया है, मैंने Q0 को ही लेके आया हूँ ना, तो वर्क डन सारा Q0 के ऊपर। तो जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ उस पर मैंने जो वर्क डन किया है, उस पूरे वर्क डन को अगर मैं उस चार्ज की अमाउंट से भाग दे दूँ तो क्या आएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाती है, उस तरह से ये क्या चीज़ कहलाएगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब ऐसे डेफिनेशन है कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक सोर्स चार्ज के पास किसी पॉइंट P डिस्टेंस R पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, पहले शुरू में क्या बोल दिया? एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पे डिस्टेंस R पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट अ फोर्स फॉर अ यूनिट चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नथिंग बट अ वर्क डन फॉर अ यूनिट चार्ज।
ठीक है। ये बात हुई टेक्निकल बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूले और टेक्निकली क्या है, डिफाइन ऐसे ही होता है कि इट इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। ये डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम इसी को लिख देंगे तो ये परिभाषा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके आगे ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। कल क्लास में टॉपिक वाइज इसको करेंगे नोट्स के हिसाब से, ठीक है।